नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा और संस्कृति पर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज का सेशन होने जा रहा है लेक्चर नंबर 12, यानी 11 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 से अगर देखोगे तो सब्जेक्ट पूरी तरह 100% यही कंप्लीट हो जाएगा। बाहर से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पर सेशन हो चुका है न्यू बैच के तहत ही। अगर नहीं देखा अभी तक या देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको डिटेल में सारे सेशन इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ में अन्य सेशन भी आपको टोटली मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। हाँ, आज का जो सेशन होगा इसमें हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों पर, विलोम शब्दों पर और अनेक अर्थ शब्द के लिए एक शब्द पर। ठीक है ना। तो जिसे जो है एकल शब्द कहा जाता है। एकल शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को। तो कुल मिलाकर के हम शब्दों के कुछ विशेष प्रकारों को यहाँ समझने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने कल वाला सेशन देखा होगा ना, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही जो है ना कि लाइट फील होने वाला है। कारण क्या है कि इसका आधा सेशन मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा ना उसमें एक विशेषता नजर आने वाली है। शब्दों के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं ना, उन पर एक एकदम ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं सेशन की। अन्य सब्जेक्टों के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। मेरे द्वारा यूट्यूब पर 80 से ज्यादा सब्जेक्ट अभी तक जो है अपलोड करवा दिए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइएगा जरूर, एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अगर आप चाहते हैं जो हमारे द्वारा तैयार की गई है, तो दोस्तों आपको 399 के सब्सक्रिप्शन में, जिसके रियल प्राइस 999 है, जी हाँ 999 रियल प्राइस है इसकी, 999 लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ में अभी आपको ये सिर्फ 399 के अमाउंट पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, इसमें सारे सब्जेक्ट आपके होंगे, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आंसर आसान भाषा में और अच्छे उदाहरणों के साथ में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें क्लियर है कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन? तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। चलिए फटाफट से करेंगे शुरुआत अपने सेशन की। टॉपिक आपको पता ही है, आज शब्दों के विभिन्न प्रकारों की हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, एकल शब्द क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी जो भी शब्द है, तो कंप्लीटली हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं उसको देख लीजिए एक बार यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में। यानी पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने कल वाले सेशन में भी की थी। उसके अलावा बात करेंगे शब्दों के भेद की, शब्दों के विभिन्न प्रकार के शब्दों की। शब्दों के भेद अलग होंगे और प्रकार अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा। भेद जिसमें हम आधार के माध्यम से डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि शब्दों के कितने भेद है। और यह प्रकारों में हम देखेंगे कि कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, कौन से विलोम होते हैं, एकल कौन से होते हैं, भिन्नार्थक कौन से होते हैं, वो सारी बातें क्लियर है। तो मात्र 3 पॉइंटों की छोटा सा सेशन आज होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कल वाले सेशन में कवर कर चुके हैं, तो ज्यादा मैं समय यहाँ पर नहीं लूंगा। लेकिन जो हमारा मेन पार्ट है पॉइंट नंबर 3, उस पर हम कंप्लीट टाइम लेंगे। लेकिन फिर भी जिन्होंने कल वाला सेशन नहीं लिया है उनके लिए मैं जो है सेशन को कंटिन्यू ही करूंगा। दोस्तों देखिए, जब सबसे पहला पॉइंट क्या, शब्द की परिभाषा। दरअसल शब्द क्या होता है, कल भी आपने देखा था कि जब कुछ वर्ण मिलकर के एक निश्चित या सार्थक अर्थ प्रकट करते हो तो उसे शब्द कहा जाता है ना। कुछ कुछ वर्ण, कुछ तो एक सार्थक या निश्चित अर्थ प्रकट करते हो। सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा अक्षर या वर्ण मिलकर के कोई ऐसा अर्थ निकाले जो सार्थक हो, तो उसे ही हम शब्द कहेंगे। भाषा में शब्द ही अर्थ की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना। शब्द अक्षर नहीं, क्योंकि शब्द का एक स्वतंत्र इकाई है, उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए है ना। अगर हम इसकी आसान परिभाषा की बात करें, शब्द की आसान परिभाषा की, तो इसे याद रखिएगा, दो या दो से अधिक वर्णों यानी अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या होता है, ये आप मैं इस उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे। जैसे जैसे का, मा और ला, इन तीनों को यदि हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है, कमल। और जो कमल जो कि एक फूल का नाम है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, एक सार्थक इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हमने इन्हीं तीनों वर्ण को यानी अक्षरों को उलट पुलट कर दिया, है ना, जैसे ला को हमने पहले ले लिया, माँ अपने स्थान पर है, और का को आखिरी में लिया, तो अब इससे क्या बन जाएगा, का ला मा का। तो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता। यानी
इसका अर्थ कैसा है? निरर्थक अर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, ये शब्द नहीं होगा, बल्कि ये ऊपर वाला शब्द बनेगा कमल, क्योंकि इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो सार्थक और निरर्थक में ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं शब्दों के भेद की, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो कुछ आधार लेते हैं। तो किस आधार, किन किन आधारों पर हम बात करने वाले हैं? तो यहाँ पर हम विशेष रूप से 4 आधारों पर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हम शब्दों के प्रकार कल वाली के क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जैसे एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसे हमने याद किया था। तत्सम तद्भव 2 प्रकार, देशी और विदेशी, ठीक है। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से शब्दों को हूबहू उठा लिया जाता है बिना किसी परिवर्तन के, और आज भी हम उसी रूप में उनको पढ़ते हैं, याद करते हैं और है ना, और समझते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, दुग्ध या दंत, ये वो शब्द है। इनके अलावा और भी कई शब्द है। तो ये वो शब्द है जिन्हें संस्कृत भाषा से हूबहू बिना किसी परिवर्तन के हमने हिंदी में जो है एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन तद्भव शब्द की जब बात करते हैं, तद्भव का मतलब, तद्भव शब्द भी होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द है जो थोड़े बदल करके हिंदी में आए हैं, थोड़ा बदलाव करके। जैसे सूरज कहां से आया? सूर्य से आया। आग, अग्नि से। दूध, दुग्ध से। इनमें थोड़ा परिवर्तन, समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हो गया और ये अपने जो है और आसान शब्द बन चुके हैं हिंदी में आकर के। लेकिन वही देशज शब्द की बात करें, देशज यानी देशी शब्द, तो जो भारत विशेष में ही अपने क्षेत्र में जो आम बोलचाल भाषा बोली जाती है उसमें जो शब्द गड़ गए सो वो चल गए, उन्हीं को हम यहाँ पर देशी शब्द बोलते हैं। जैसे कि लोटा, पगड़ी, खिड़की, थप्पड़ आदि आदि, ये हमारे देसी शब्द है। और वहीं अगर विदेशी शब्दों की बात करें तो दूसरी भाषाओं से जो शब्द आते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से जो शब्द आते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लास है ना, कंप्यूटर है आपका, डॉक्टर है आपका, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजी शब्दों से आ जाता है। स्कूल, कलम, डॉक्टर, कागज, डॉक्टर, ये सब जो है अरबी, फारसी, इनका मिश्रित रूप कहलाते हैं। तो जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमने हिंदी में लिए हैं, जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें विदेशी या नवनिर्मित शब्द भी कहते हैं, विदेशज शब्द भी कहते हैं। तो ये जो टाइप है, 4 टाइप, ये है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है? इसके बाद में हम सेकंड जो स्रोत देखने वाले हैं, आधार देखने वाले हैं, वो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से माना गया है। 3 प्रकार माने गए इसके। किस पर? रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। कितने टाइप है? 3 टाइप है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक। यौगिक रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। तो एक सेपरेट रूढ़ शब्द है, दूसरा है यौगिक शब्द है। अब तीसरे में इन दोनों को मिला दीजिए, योग ले लिया और रूढ़ ले लिया, योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनको, जिनके टुकड़े यानी जिनको अलग नहीं कर सकते। अलग करोगे अर्थ खत्म हो जाएगा, उसका उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी वो शब्द का जो अर्थ है वो निरर्थक हो जाएगा अगर अलग करने का प्रयास किया तो। जैसे जल एक शब्द है, अगर जा और ला को दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इनको कभी भी तोड़ना संभव नहीं है। घर, रात आदि ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें तोड़ना संभव नहीं है, उन्हें उसी अर्थ में लेना पड़ता है, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन जब यौगिक शब्द की बात करते हैं तो जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्दों के मिलकर बनते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। याद रखिएगा, जैसे विद्यालय, विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आले से। विद्या और आले से 2 शब्द मिले तब विद्यालय बना। और उसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द की बात करें, जो सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ निकालते हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहेंगे, सामान्य अर्थ नहीं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है पंकज का, पंकज का, तो पंकज का यहाँ पर अर्थ निकलता है कीचड़ में खिलने वाला कमल। समझ रहे? पंकज एक ऐसा पुष्प होगा जो कीचड़ में खिलेगा, तो कीचड़ में खिलने वाला पुष्प, ये योग रूढ़ शब्द का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। उसी प्रकार से जो तीसरा इसका आधार है, तीसरा आधार है, बेस है, वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम सिर्फ इसको 2 टाइप में जो है बांटते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन सा होगा? जिसमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदलने वाले शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी। जैसे अगर एक वचन में संज्ञा, एक वचन के लिए संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया, क्या समझिएगा, या बहुवचन के लिए, तो अगर एक वचन है वाक्य में तो जो कर्ता है,
वो अगर एक वचन में है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, और बहुवचन है तो वो ऑटोमेटिकली ये बदल जाते हैं। लिंग में स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो, दोनों ही केस में इनका जो है जो रूप होता है वो ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल ले, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। और अभिकारी शब्द जो कभी नहीं बदलते, उन्हें अभिकारी, जैसे आज, धीरे धीरे, किंतु आदि, जो कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा जो चौथा टाइप है इसका, है ना, माफ कीजिएगा, 3 टाइप हमने यहाँ पर देखे हैं इसके, जो है आधार देखे हैं जो कि शब्दों का। तो तीनों के अंदर जैसे एक व्युत्पत्ति के आधार पर हमने 4 टाइप देखे थे, रचना के आधार पर 3 है, रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और तीसरा है इसका प्रयोग के आधार पर विकारी और अभिकारी, आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद में बात करेंगे हमारे मेन पार्ट की। जी हाँ, आज का सेशन का सबसे मेन पार्ट है विभिन्न प्रकार के शब्द, और ये विभिन्न प्रकार के शब्दों में सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द, और एग्जाम में यहां से ही प्रश्न अधिकतम रूप से पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द होंगे? और इस पे नहीं चलेगा क्या? बहुत लाइट है, एक सेकेंड, हाईलाइटर में कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसमें ब्लैक कर लेते हैं, चलेगा? नहीं यार, पेन लेते हैं, पेन ही ठीक रहेगा। पर्यायवाची शब्द, जिसको अंग्रेजी में सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द कौन से? जिन शब्दों के अर्थ एक समान निकलते हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक समान अर्थ, पर्यायवाची शब्द। तो अब दिमाग में आना चाहिए क्या, जब एक समान अर्थ निकल ही रहा है, दो या दो से ज्यादा शब्द है, उन सभी शब्दों का अर्थ एक ही निकल रहा है, तो फिर इतने शब्दों की इस्तेमाल की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, इनकी उपयोगिता होती है भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए। जब हम एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ एक ही निकलता हो, तो उससे जो हमारी भाषा होती है वो काफी प्रभावशाली हो जाती है। उदाहरण के रूप में जल के स्थान पर हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीर का कर सकते हैं, वारी या तोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो, जैसा लेख लिखा जा रहा हो। वहीं सूर्य के स्थान पर दिनकर, दिवाकर, रवि या भानु कर सकते हैं। आकाश के स्थान पर गगन, नभ, अंबर या व्योम कर सकते हैं। वहीं हवा के स्थान पर पवन, वायु, समीर या अनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो शब्द है जिनका अर्थ एक ही निकलता है। शब्द अलग है, उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि ध्वनि भी अलग आएगी, शब्द लिखावट में भी अलग है, लेकिन अर्थ इनका एक ही निकलेगा। तो इसको हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी में सिनोनिम्स इनको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो होते हैं विलोम शब्द। विलोम यानी कि एटोनिम्स शब्द, जो बिल्कुल विपरीत होते हैं, अर्थ में विपरीत होते हैं, है ना। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हो उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। कैसा अर्थ निकलना चाहिए? विपरीत, ठीक है, विपरीत। जैसे कि अमृत का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। तो अमृत एक शब्द है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष। सत्य का विलोम क्या हो जाएगा? असत्य। जय की पराजय, आय का व्यय, ज्ञान का अज्ञान। तो ये सब विलोम शब्दों के बेहतर उदाहरण हो सकते हैं। वहीं तीसरा शब्द है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो उसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे। तो ऐसे शब्द जिनके परिस्थिति के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हो, एक से अधिक, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक का मतलब होता है सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो ये जो अलग अलग अर्थ है, ये परिस्थिति के अनुसार इन अर्थों का प्रयोग किया जाता है। जब कहानी धतूरे की हो, एक नशीला पौधा होता है, जब धतूरे की बात की जा रही हो, तो कोई भी वहां पर इसका मतलब सोना नहीं समझेगा। और कर की बात करें, कर एक शब्द है जिसका मतलब टैक्स भी निकलता है और किरण भी इसका मतलब होता है। उत्तर का मतलब एक दिशा भी होती है और परीक्षा में जवाब भी होता है, आंसर। बस समझ आ रही। तो ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं, कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द। 3 प्रकार हमने देख चुके हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बात करेंगे इसके चौथे प्रकार की, जो कि है युग्म शब्द, है ना। युग्म शब्द के नाम से ही इसको याद रखिएगा। युग्म शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो सुनने और पढ़ने में लगभग एक जैसे लगते हैं, एक जैसे, सुनने में भी और पढ़ने में भी।
एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से अर्थ अलग होता है, अर्थ पूरी तरह अलग होता है। उसको हम युग्म शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे दिन और एक है दीन। तो देखने में लगभग एक जैसा लग रहा है, पढ़ने में भी थोड़ा-सा चेंजेस आता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है यहाँ पर। तो दिन और दीन, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि दिन का मतलब दिवस होता है, लेकिन दीन का मतलब गरीब होता है। वहीं एक शब्द है कुल और एक है कुल। कुल का मतलब वंश होता है या जोड़ना, टोटल, है ना? और कुल का मतलब किनारा होता है, जैसे नदी, तालाब का किनारा। जी। अन्न का मतलब होता है अनाज, वहीं अन्य का मतलब होता है दूसरा। वहीं ग्रह का मतलब होता है घर, तो वहीं ग्रह का मतलब आकाशीय पिंड होता है। तो है ना, काफी डिफरेंस है। जबकि बोलने, देखने, सुनने में सब ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ जब बात करेंगे तो अर्थ पूरा अलग हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस और अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। इसलिए इस प्रकार की ग्रामर में जैसे शब्द युग्मों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं एकल शब्द की। एकल शब्द मतलब दोस्तों, एकल शब्द मतलब ऐसे शब्द जिन्हें पूरे वाक्य के स्थान पर एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उससे क्या होगा? भाई एक पूरा वाक्य है, उस वाक्य के स्थान पर एक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, पूरे वाक्य का स्थान ले लेता है वो। उस पूरे वाक्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए। इसके लिए क्यों ऐसा? ताकि जो हमारा लेख है उसे बड़ा होने से बचा सके, संक्षेप में लिख सके और पूरी स्पष्टता के साथ लिख सके। उदाहरण के लिए देखिए, जो कभी ना मरे। अगर मान लो वाक्य में ऐसा कोई वाक्य लिखना है, ऐसा कोई सेंटेंस लिखना है, एक या दो लाइन में कुछ लिखना है कि जो कभी इंसान मर ना सकता हो, तो उसे हम एक शब्द में लिख सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति अमर है। जिसका, और दूसरा है जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम अनंत कह सकते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, और जो कम बोलता हो उसे मितभाषी के नाम से जानेंगे। तो ये वो शब्द है, एक शब्द, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। तो अनेक शब्द या एक वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द होता है, जिसे हम एकल शब्द कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो ये 5 टाइप मैंने आपको यहाँ बताए हैं, और उम्मीद करता हूँ ये पूरा पांचों टाइप आपको बेहतर तरीके से समझ आया। उससे पहले की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उसे आप कल भी पढ़ चुके थे। ठीक है ना? तो अगर कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। कल वाले सेशन में, लेक्चर नंबर 13 में, हम बात करेंगे विराम चिन्ह की, जिस विराम चिन्ह में हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले लगभग 12 विराम चिन्हों पर हम चर्चा करने वाले हैं कल। 12 विराम चिन्हों पर, और पूरे 12 ही के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, और उम्मीद के साथ में आप लोगों को याद भी क्लास में ही करवा दूंगा। क्लियर है? तो सारे ब्राह्म चिन्ह जितने भी हैं उनका परिचय देखने वाले हैं, सभी प्रकार देखेंगे, उनकी उपयोगिता के साथ उनको देखने वाले हैं। बस आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर क्या आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, क्योंकि अगर आप क्लास को लास्ट तक देख रहे हैं मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके मित्रगण जितने भी फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं, अगर आपके कॉन्टेक्ट में हैं, तो जल्दी से सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन तक भी क्लासेस पहुंच सके। और इसके अलावा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अगर कंप्लीट पीडीएफ कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स आप 399 के सब्सक्रिप्शन पर आप प्राप्त कर सकते हैं। रियल प्राइस में आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, 999 है, 999 999 इसका रियल प्राइस है, लेकिन 60% डिस्काउंट के साथ में आपको ये 399 के अमाउंट पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है एग्जाम से पहले। इसलिए अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे, और बेहतर लैंग्वेज के साथ में, आसान भाषा के साथ में, बेहतर उदाहरणों के साथ में ये नोट्स तैयार की गई है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। इसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।